अब आगे। दोपहर का वक्त। मनाली। दरवाजे पर खड़े आदमी की बात पर महक कंफ्यूजन भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। जिस पर वो आदमी कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महक दरवाजे पर ठीक से खड़ी होते हुए बोली, जी नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं, तो इस तरह से मेरे पति के गैरमौजूदगी में मैं आपको अंदर आने कैसे दे सकती हूँ? वो आदमी अपनी आंखें छोटी करके बोला, माय नेम इज शोभित सारंग, मृत्युंजय सारंग ब्रदर। महक शोभित की बात पर उसे विकल्प की बात याद आ जाती है। चुड़ैल चाची का बेटा है, लेकिन मृत्युंजय भाई की कार्बन कॉपी है। ये याद आते ही महक जल्दी से रास्ते से हट जाती है। शोभित महक को बुरी तरीके से घूरते हुए अंदर आ जाता है। उसकी नजर शिवांश पर जाती है, जो कि अपनी ओलिव ग्रीन आय से उसे ही देख रहा था। शोभित उस बच्चे को देख अपनी आंखें छोटी करके बोला, कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रहे हो? शिवांश शोभित की बात पर बोला, मैं तो आंटी के साथ आया था। शोभित महक की तरफ देखते हुए बोला, यू नो दिस किड? महक शोभित की बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, हमारा पड़ोसी है। शोभित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या बात है, आज रात को ही आप दोनों यहाँ पर आए हो और आप इतनी जल्दी पड़ोसियों से दोस्ती भी करने लगी। नॉट बैड, लेकिन एक बात याद रखना, किसी अनजान को घर में कभी नहीं आने देना चाहिए। जैसे कि आपने अभी कहा, इस बच्चे को यहाँ से बाहर कीजिए। महक अपने कमर पर हाथ रख शोभित को घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, हाँ मुझे पता है उम्र में आप मुझसे बड़े हो, लेकिन रिश्ते में तो छोटे हो ना। तो सुनिए, ये मेरे पति का घर है और उनकी गैरमौजूदगी में मैं एक छोटे बच्चे को यहाँ ला सकती हूँ। शोभित व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, अगर मैंने इस बारे में भाई को बताया, तो हो सकता है आप यहाँ रहने लायक ना रहो, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कोई अनजान इंसान उनकी जगह पर आए। शिवांश उन दोनों को बहस होता हुआ देख रहा था। उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम डैड भी अक्सर ऐसे ही बहस हुआ करते थे। महक शिवांश की तरफ देखती है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था। महक शिवांश के पास जा उसके हाथ को पकड़कर बोली, शिव चलो हम मेरे कमरे में चलते हैं, ये अंकल अच्छे नहीं हैं। शोभित एक नजर महक को देखकर कमरे की तरफ चला जाता है। शिवांश शोभित के जाने के बाद महक की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी मेरे मॉम डैड आ गए होंगे, मैं जा रहा हूँ, आप अच्छे से रहना और आपको अगर मेरी याद आए तो गार्डन में आ जाना, मैं आ जाऊंगा। शिवांश की बात पर महक थोड़ा उदास होकर बोली, बाद में चले जाना ना प्लीज। शिवांश महक के मासूम से चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा देता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, तो चलिए कार्टून देखते हैं। महक शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठ जाती है और दोनों कार्टून देखने लगते हैं। शाम का वक्त। शिवांश कार्टून देखते देखते ही सो गया था, जिस कारण महक उसे अपने कमरे में सुलाकर नीचे रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी शोभित लैपटॉप लेकर नीचे आ जाता है। उसने कैजुअल टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। महक शोभित की तरफ देखती है और कॉफी बनाकर कॉफी टेबल पर रखते हुए वहां से जाने लगती है, जिस पर शोभित कहता है, मैंने कॉफी नहीं मांगी। महक शोभित की तरफ पलटकर बोली, नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी। इतना कहकर महक कॉफी लेने लगती है, जिस पर शोभित कप उठाकर कहता है, मुझे चाहिए। महक शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आपको रात के डिनर में क्या खाना है, बता दीजिए, मैं बना दूंगी। शोभित महक की बात पर बोला, तुम्हें खाना बनाना आता भी है? महक शोभित की बातों को इग्नोर कर किचन की तरफ चली जाती है। शोभित अपना काम करने लगता है। बीच बीच में वो महक की तरफ देख रहा था। पिंक कुर्ती और नीचे लॉन्ग ब्लैक टू पीस के ऊपर उसने पतला सा स्वेटर पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। काफी देर बाद रात हो जाती है। तभी महक को शिवांश के कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है। महक जल्दी से गैस बंद कर कमरे की तरफ जाती है, तो देखती है शिवांश अनजान कमरे को देखकर घबरा गया था और इसीलिए रो रहा था। महक शिवांश के पास जाकर बोली, शिव तुम रो क्यों रहे हो? शिवांश अपनी बाहें फैला देता है, तो महक उसे अपनी गोद में उठाकर कहती है, स्ट्रांग बच्चे नहीं रोते, इसलिए रोना बंद करो। शिवांश महक की बात पर चुप हो जाता है, तो महक उसे फ्रेश करवा कमरे से बाहर ले आती है। महक शिवांश को नीचे ला सोफे पर बैठाते हुए बोली, कॉफी पियोगे? शिवांश अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे घर जाना है। महक शिवांश की बात पर अपना सिर हिलाते हुए शोभित से बोली, सुनिए। शोभित बिना महक की तरफ देखे बोला, जाओ छोड़ने। महक मुंह बनाती है और शिवांश को लेकर उसके बगल वाले घर में छोड़ आती है। महक टाइम की तरफ देखती है, जिसमें रात के 8 बजे बज रहे थे। शोभित वॉश बेसिन में जाकर अपने हाथ धोने के बाद बोला, डिनर लगाओ। महक शोभित की बात पर उसे खाना सर्व कर देती है। शोभित अपना खाना खत्म कर लैपटॉप लेकर कमरे में चला जाता है।
महक वहीं पर बैठकर मृत्युंजय के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, वहां का टेम्परेचर कम हो रहा था और ठंड बढ़ रही थी। देर रात मृत्युंजय घर आता है तो देखता है महक अभी भी जागते हुए उसका इंतजार कर रही थी। मृत्युंजय महक के पास जा उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, खाना खाकर सो जाना, तुम्हें जागने के लिए किसने कहा? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप आ गए, चलिए फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए डिनर। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, मैंने तुमसे कहा था मुझे आने में देरी हो जाएगी, मैंने क्लाइंट के साथ डिनर कर लिया है। महक अपना सिर हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, आप जाए फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक किचन की तरफ आ जाती है। मृत्युंजय महक के पीछे किचन में आकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने कहा था कि फैमिली के साथ सुबह और रात का आपका खाना होता है, मुझे लगा आप अकेले खाने में अनकंफर्टेबल होंगे, इसलिए मैंने नहीं खाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले खा सकती हूँ। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, इतनी इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, अगर इतनी बनोगी ना, तो ये जो दुनिया है तुम्हें बेचकर कब चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। महक हल्का मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे वापस ले आओगे? मृत्युंजय अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, महक हमारा मैरिज नॉर्मल नहीं है, इसलिए मुझ पर इतना भरोसा मत करो। महक कैजुअल होकर बोली, क्या सर, अगर मैं सब कुछ नाम रखना चाहती हूँ, तो आप एबनॉर्मल क्यों करना चाहते हो? मैं हमारे रिश्ते को नॉर्मल रखना चाहती हूँ। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों आसाम चलने वाले हैं, यहाँ से सीधा। महक मृत्युंजय की बात पर सरप्राइज होते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने दादा दादी से मिलवाने ले जा रहे हो? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, और तुम्हें किसने बताया कि वहां पर मेरे दादा दादी रहते हैं? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, विकल्प भैया ने बताया था, जब मैंने पूछा था कि आपके परिवार में कौन कौन है। मृत्युंजय महक के गाल को पकड़कर बोला, महक गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, और हाँ, हम वहाँ दूसरे काम से जा रहे हैं। महक मृत्युंजय की बात पर फिर से कंफ्यूज हो जाती है, तो मृत्युंजय कहता है, चलो अपना डिनर करो। महक अपना सिर हिलाती है और खाना गर्म कर कमरे में लेकर चली आती है। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद बाथरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है, तो देखता है महक ने अपना डिनर कर लिया था। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, मैं 1-2 दिन तक नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे साइट पर जाना है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आपके भाई शोभित आए हुए हैं, क्या आपको नहीं पता? मृत्युंजय महक की बात पर हैरान होते हुए बोला, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। महक मृत्युंजय की बात पर नॉर्मल बोली, अपने कमरे में होंगे, डिनर करके वो चले गए। मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर हिलाता है और शोभित के कमरे की तरफ चला जाता है। महक खाने का प्लेट नीचे रखने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। इधर मृत्युंजय शोभित कमरे का दरवाजा खटखटाता है, तो शोभित दरवाजा खोलते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप आओगे, तो आपकी बीवी बताएगी और आप सीधा मेरे पास आओगे। शोभित की बात पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो? शोभित मृत्युंजय की बात पर बोला, यहाँ का प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और मैंने देखा आप काफी बिजी हैं, इसलिए सोचा आपकी मदद करने के लिए चला आऊं, दोपहर में आया था मैं। मृत्युंजय शोभित की बात पर बोला, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि हम दोनों यहाँ पर हनीमून पर आए हैं? शोभित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, पत्नी घर में और पति ऑफिस में, ये किस तरह का हनीमून होता है? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, मेरे लिए यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो पत्नी को घर में अकेला छोड़कर आप अपने काम में बिजी हो जाते हो। मृत्युंजय बड़ी शिद्दत से शोभित को घूरते हुए बोला, शोभित मेरा रूटीन यही है और मैं किसी के आ जाने से अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। शोभित व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, सीरियसली आपकी जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि आप पहले वाले मृत्युंजय नहीं है, आपको फर्क पड़ने लगा है महक अवस्थी से। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, अमृत कहाँ है? जिसके जवाब में शोभित बोला, बहुत जल्दी आने वाले हैं। मृत्युंजय शोभित के कंधे को थपथपाते हुए बोला, अब चलो, तुम यहाँ पर हो तो मुझे महक की ज्यादा फिक्र नहीं होगी। शोभित गहरी नजर से मृत्युंजय को देखते हुए बोला, क्या आप सच में उन्हें आसाम लेकर जा रहे हो? आपको पता है ना वहाँ के लोग कैसे हैं? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, जो वसीयत दादाजी ने बनाई है, उसके हिसाब से महक को वहां लेकर जाना जरूरी है, और जब तक महक उनके सारे कंडीशन को ठीक से फॉलो नहीं करती,
वो सारंग परिवार की बहू नहीं बन पाएगी, भले ही हमारा रिश्ता कैसा भी हो। शोभित मृत्युंजय की बात पर बोला, आप दोनों का रिश्ता कैसा है? बिल्कुल पति पत्नी के जैसा है, मृत्युंजय ने जवाब दिया। शोभित हल्का मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत जल्दी मैं चाचू बन जाऊंगा। मृत्युंजय शोभित को घूरते हुए बोला, अपनी ये बकवास भरी बातें अपने पास रखो, ऐसा कुछ नहीं है। शोभित शरारती आवाज में बोला, क्यों आप प्रोटेक्शन यूज करते हो? मृत्युंजय शोभित को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो शोभित दरवाजा बंद करते हुए कहता है, वो तो मुझे कुछ दिन में पता चल जाएगा, ओके, गुड नाइट बाय। इतना कहकर शोभित दरवाजा बंद कर देता है। मृत्युंजय दरवाजे पर मारकर गुस्से से बोला, बेशर्म लड़का। फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय जब अपने कमरे में आता है तो देखता है महक आराम से सो चुकी थी, जिस पर मृत्युंजय खुद से कहता है, अजीब लड़की है, मेरे आने से पहले तक तो मेरा इंतजार कर रही थी और अब सो गई। इतना कहते हुए मृत्युंजय जाकर महक को पीछे से गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। 3 दिन बाद, इन 3 दिनों में महक घर से बाहर बिल्कुल नहीं गई थी। शिवांश के साथ वो खेलती थी और शोभित से थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। मृत्युंजय महक को कॉल करके उसका हाल चाल जान लेता था, फिर अपने काम में लग जाता था। महक शिवांश के साथ बैठी बातें कर रही थी कि शोभित वहां आ जाता है। महक शोभित की तरफ देखते हुए कहती है, आप कहीं जा रहे हो? शोभित महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, माल जा रहा था घूमने। शिवांश महक की तरफ देखते हुए बोला, आंटी हम भी चले क्या? घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और मॉम डैड तो रहते नहीं है, इसीलिए मैं जा ही नहीं पा रहा। महक शोभित की तरफ देखती है, जिस पर शोभित कहता है, तुम लोगों की मर्जी, जाना है तो आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। महक अपना सिर हिलाती है और जल्दी से अपने लिए एक कोट निकाल पहन लेती है। शिवांश पहले से ही गर्म कपड़े में रहता था, इसलिए उसे ज्यादा दिक्कत नहीं चाहती और दोनों शोभित के साथ मनाली घूमने के लिए निकल जाते हैं। माल रोड के किनारे बहुत खूबसूरती से दुकानों को डेकोरेट किया गया था। स्नो गिरे होने के कारण हर दुकान के बाहर खूबसूरत लाइटिंग की गई थी और लालटेन लगाया गया था, जिससे वो जगह और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। महक शिवांश के हाथ को पकड़कर दुकान की तरफ आ जाती है। शोभित अपने काम का कुछ सामान लेने के लिए दूसरे शॉप की तरफ चला जाता है। शिवांश महक को एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां पर चाइनीज खाना मिल रहा है, चलिए ना आंटी, खाकर आते हैं। महक शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है और दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। शिवांश मेन्यू देखते हुए ऑर्डर करने लगता है और महक चुपचाप उसे देख रही थी। शिवांश कम उम्र में ही काफी इंटेलिजेंट बच्चा था, जिस कारण महक को उसकी बातें बहुत प्यारी लगती थी। तभी उन लोगों को गन शॉट की आवाज सुनाई देने लगती है। शिवांश मजबूती से महक को पकड़ लेता है और महक भी उस तरफ देखने लगती है, जहां पर 4-5 गुंडे गन चलाते हुए एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहे थे। महक उन गुंडों की तरफ देखने लगती है। शिवांश मजबूती से महक के हाथ को पकड़े बोला, आंटी ये क्या हो रहा है? महक शिवांश के हाथ को थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ शिव, ये सिर्फ यहाँ पर कुछ गुंडे हैं। महक की बात पर शिवांश डरा सहमा सा उन गुंडों की तरफ देखने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, एक शॉप ओनर को एक थप्पड़ मारते हुए उसके गर्दन को पकड़कर कहता है, क्या रे, तुझे कहा था ना हफ्ता देने के लिए, लेकिन तेरी जुबान बहुत चलती है। क्या बोल रहा था मेरे आदमी को? मैं एक कुत्ता हूँ जो हर हफ्ते तुझसे भीख मांगने चला आता हूँ साले, चल दे मुझे भीख। इतना कहकर वो उसे लातों और घुसों से मारने लगता है। तभी गन शॉट की आवाज आती है और वो शॉप ओनर जमीन पर लेटा हुआ था। जब महक उस तरफ देखती है तो गाड़ी के बोनट पर करीब 27 साल का एक लड़का, जिसका रंग गोरा था, अपने आंखों में काले चश्मा लगाए एटीट्यूड में बैठा हुआ था। महक शिवांश को वहीं पर छोड़ जल्दी से जाकर उस ओनर को देखती है तो उसके कंधे पर गोली लगी थी और वो आदमी शॉक के कारण बेहोश हो गया था। महक उस ओनर के गाल को थपथपाते हुए बोली, अंकल अंकल आंखें खोलिए। लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा डर गया था। महक इधर उधर देखते हुए एक आदमी से बोली, सर प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और पुलिस को भी कॉल कीजिए। लेकिन वो आदमी महक की बात पर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ये देखकर महक चिल्लाते हुए कहती है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? कितने बुजदिल हो तुम लोग। गाड़ी के बोनट पर बैठा लड़का सिर्फ की आवाज सुन पा रहा था, क्योंकि महक के बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। महक अपने आप जेब टटोलने लगती है तो उसे फोन मिल जाता है, लेकिन जगह अनजान होने के कारण उसे एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर याद नहीं था। वो लड़का गाड़ी की बोनट से उतर अपने कदम महक की तरफ बढ़ा देता है और महक के पास जा उसके पीछे खड़े होकर कहता है,
कॉलिंग एन एम्बुलेंस, चलो नंबर लिखो 8 अरब 88 करोड़ 88 लाख 88 हजार 888। महक जल्दी से बिना पीछे देखे एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, तो वो लड़का महक के फोन को छीन लेता है और जमीन पर पटक देता है। महक गुस्से से अपने बाल पीछे करते हुए उसकी तरफ देखती है और एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। वो लड़का बिना किसी भाव के महक को घूरने लगता है। उसके गोरे गाल पर महक के थप्पड़ के निशान साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि महक ने काफी जोर से मारा था। वो जैसे ही महक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि शोभित उसे धक्का दे महक के आगे आकर खड़ा होते हुए कहता है, कोशिश भी मत करना। वो लड़का पीछे खड़ी महक को देखने लगता है, जिसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ गुस्सा था। वो लड़का महक को देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश तो मैं जरूर करूंगा और बहुत गहराई से करूंगा। महक अपनी आंखों में गुस्सा लिए अपने सामने खड़े उस बेशर्म गुंडे को देख रही थी। शोभित नीचे पड़े आदमी की तरफ देखता है और उस शॉप में डरी सहमी से खड़ी उसकी बेटी की तरफ और सामने खड़े गुंडे से कहता है, जस्ट वेट अ मिनट। इतना कहकर शोभित उस लड़की के पास जाकर गुस्से से कहता है, तुम्हारा बाप वहां पर मर रहा है, हम अनजान होकर उसकी मदद कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर डरी सहमी से खड़ी हुई हो, पुलिस को या फिर एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकती। 25 साल का लड़का शोभित की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, हीरो वाली एंट्री मारी है बे तूने। अब हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आ रहा है तुम्हारे लिए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। शोभित बड़ी गुस्से भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देखने लगता है कि 27 साल का लड़का महक को देखते हुए उस लड़के से कहता है, चाली चुप हो जा बे, कितना गाना गाएगा, और देखो तो जरा ये छमिया कैसे हमें अपने करन नेकियों से घूर रही है। चाली महक की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अब क्या कर सकते हैं रुद्रा भैया, दिखने में तो बड़ी गजब है। महक अपने सामने खड़े लड़के जिसका नाम रुद्रा था, उसे बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोली, नाम तो बड़े महान आत्मा वाले पकड़ रखा है तुमने, लेकिन काम उतने ही निहायती घटिया इंसान की तरह। रुद्रा महक की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी तरह एक खूबसूरत और समझदार लड़की हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम ये चिन्नी मारी की धंधा छोड़ देंगे, आओगी क्या। तभी वहां पर दो काले रंग की गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और रुद्रा के लोगों को वहां से दूर करने लगते हैं। चाली रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, हमारे इलाके में कोई नया सांड घुस आया है। अरे आने दो भाई, हमारा जलवा मनाली में कम नहीं है, ठंड काफी बढ़ गई है, गर्मी छुड़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, रुद्रा ने अपने जैकेट को निकालते हुए कहा। चाली उसकी बात अच्छे से समझ जाता है और अपने सारे लोगों की तरफ इशारा करता है, तो सभी वहां से हट जाते हैं। रुद्रा अपने आंखों में लगे सनग्लासेस को निकालकर चाली की तरफ फेंक देता है। रुद्रा की आंखें प्योर ब्लू थी, उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, उसने सिल्वर चांदी का एक टॉप्स पहन रखा था, व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट, नीचे ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक बूट्स पहन रखे थे। उसका लुक बहुत सेक्सी था। बॉडीगार्ड रुद्रा को धक्का देता है, जिससे रुद्रा उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और अपने कोहनी से उसके पीठ और गले पर बहुत जोर से मारता है, जिससे बॉडीगार्ड नीचे गिर जाता है। महक उस गिरे ओनर को बॉडीगार्ड की मदद से गाड़ी तक पहुंचाती है और उसकी बेटी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। महक शोभित की तरफ देखने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है, तो देखती है शिवांश रुद्रा की फाइटिंग देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था, ये मारा, वो मारा, दांत को मारा, पेट को मारा, बहुत अच्छी फाइटिंग कर रहे हो गुंडे भैया, और मारो। महक शिवांश को घूरते हुए बोली, शिव बॉडीगार्ड हमारी मदद कर रहे हैं, वरना तुम्हारे वो गुंडे भैया मुझसे बदतमीजी कर रहे थे और तुम उनका साथ दे रहे हो, क्या तुम्हें भी मार खाना है। महक की बात पर शिवांश मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, आई एम सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था, मैं एक्साइटेड हो गया था। इधर रुद्रा बॉडीगार्ड को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। उसने लगभग 5-6 बॉडीगार्ड को मारकर नीचे गिरा दिया था, उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव थी। तभी कोई रुद्रा के सीने पर बहुत जोर से लात मारता है, जिससे रुद्रा संभाल नहीं पाता और 3 कदम पीछे हो जाता है। रुद्रा घूरकर अपनी नजरें उठा उस तरफ देखता है, जहां पर शोभित खड़ा रुद्रा को ही हो रहा था। रुद्रा उसकी तरफ बढ़ता है, उससे पहले ही शोभित उस पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, गलती तुम्हारी थी, बदतमीजी तुमने की थी, अब यहाँ से हमें जाने दो। रुद्रा शोभित की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा जाने दूं, मुझे लात मारा और कहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, उधार तो मैंने कभी अपने बाप से नहीं रखा, तुमसे कैसे रख सकता हूँ, ब्याज तो देना पड़ेगा तुम्हें, वो भी मूल के साथ। इतना कहकर रुद्रा एक लात शोभित के सीने पर मारता है और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। तभी गन शॉट की आवाज आती है, तो रुद्रा के बाह को गोली छूकर गई थी,
तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। रुद्रा के सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और रुद्रा अपने कंधे पर हाथ रखे उस तरफ देखता है जहां पर मृत्युंजय बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। पुलिस ऑफिसर आकर रुद्रा को अरेस्ट करते हुए बोला, मिस्टर कौशिक, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुद्रा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए हाथ दिखाकर बोला, चल रहा हूँ, इतनी इज्जत मत दो मुझे, आदत नहीं है। इतना कहकर रुद्रा आगे बढ़ते हुए मृत्युंजय के सामने आकर बोला, पीछे से वार करके तुमने ठीक नहीं किया, जब जेल से छूटूंगा ना, सबसे पहले तुम्हारा ही हिसाब करूंगा। मृत्युंजय रुद्रा की आंखों में देखते हुए बोला, ट्राई करके देख लेना, सिर्फ हार नसीब होगी। रुद्रा तिरछी मुस्कान के साथ मृत्युंजय के कंधे पर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है तो महक रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास शिवांश को पकड़े खड़ी हुई थी। रुद्रा गाड़ी में बैठने से पहले महक की तरफ देखकर आंख मारता है और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। पुलिस गाड़ी वहां से सारे गुंडों को लेकर निकल जाती है। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड एक कतार में खड़े हो जाते हैं। मृत्युंजय सबकी तरफ देखता है तो सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे थे। वो महक के पास जाकर बोला, चलो। महक मृत्युंजय की नाराजगी भरी आवाज पर धीरे से बोली, वो मैंने। शट अप एंड लेट्स गो, मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर कहा। महक शिवांश को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और मृत्युंजय भी बैठ जाता है। शोभित पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और उनकी गाड़ी सीधा घर के लिए निकल जाती है। सारंग फार्म हाउस। महक शिवांश को सीधा उसके घर छोड़ देती है और वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए बोला, लेट्स एक्सप्लेन मी। शोभित महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अपनी पत्नी से पूछिए। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है तो महक रट्टू तोता की तरह बोलना शुरू कर देती है, हम लोगों को यहाँ पर आए 4 दिन हो गए, हम घूमने नहीं गए थे। शोभित भैया घूमने जा रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को भी जाना है, वो हम लोगों को ले जाने के लिए राजी हो गए। हम सभी साइड रोड के दुकान की तरफ घूमने गए थे, वो अपने लिए कुछ सामान लेने चले गए। मैं और शिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे थे कि वो गुंडे लोग एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहे थे। उनमें से बड़े वाले गुंडे ने गोली चला दी तो ओह रियली, और तुम झांसी की रानी की तरह उस आदमी को बचाने के लिए कूद पड़ी, सभी को इंसानियत के लिए लेक्चर सुनाने लगी। आई एम राइट, मृत्युंजय ने महक की बात को बीच में काट गुस्से से कहा। महक अपना सिर झुकाकर बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी तो उस लड़के ने आपका दिया हुआ इतना महंगा फोन तोड़ दिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ये कहते हुए महक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मृत्युंजय गहरी सांस ले अपनी मुट्ठी कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोला, महक मैंने तुमसे कहा है ना, दुनिया एक जैसी नहीं है। अगर शोभित या फिर मैं सही टाइम पर नहीं आते तो वो गुंडा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ भी कर देता, मैं खुद की मदद करना जानती हूँ। अच्छा, इतने सारे गुंडों से तुम अकेले लड़ सकती थी, इतनी बड़ी जेम्स बॉन्ड समझती हो खुद को, और दूसरा कौन तुम्हारी मदद करता। उस इंसान को गोली लगी थी लेकिन किसी ने पुलिस को कंप्लेंट तो क्या एक आवाज तक नहीं उठाई, तो तुम्हें लगता है कि अगर वो इंसान तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता तो कोई भी तुम्हारी मदद करता। ब्लडी इडियट, डफर कहीं की, मृत्युंजय महक पर बरसते हुए कहा। महक अपना सिर झुका लेती है क्योंकि मृत्युंजय कुछ गलत नहीं कह रहा था। वो शॉप ओनर बरसों से वहां पर काम कर रहा था, कई सारे लोग उसे जानते भी थे लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, बल्कि सभी तमाशा देख रहे थे और महक तो अनजान थी तो उसकी मदद के लिए कौन ही आता। यही सोचकर महक को बहुत डर लगने लगता है। शोभित जब देखता है कि कैसे मृत्युंजय महक पर चढ़ने के लिए तैयार है तो वो मृत्युंजय को शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाए भाई, शायद आपकी पत्नी को जन सेवा करने का भूत सवार हो गया है, इसलिए कभी कभी होता है। महक घूरकर शोभित की तरफ देखती है तो शोभित मुंह बनाकर उसे चिढ़ा देता है। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर महक को घूरते हुए बोला, हम लोग 2 दिन बाद आसाम के लिए निकल रहे हैं। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती है। मृत्युंजय एक नजर महक को घूरने के बाद शोभित से बोला, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी थी, मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था ना, तुमने बनाया। शोभित मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया है, बस आपको मेल करने वाला था, चलिए कमरे में चलते हैं। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तुम्हारी क्लास में कुछ देर बाद लेता हूँ, तब तक मेरे लिए कॉफी बनाओ। महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देती है और किचन की तरफ चली जाती है। शोभित का कमरा। शोभित बिस्तर पर बैठते हुए मृत्युंजय बोला, कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला गया आप भाभी के ऊपर?
मृत्युंजय शोभित के सिर पर मारते हुए बोला, अपने काम पर ध्यान दो, मेरी बीवी पर नहीं, और वो थोड़ी बेवकूफ है, जब तक उसे डांटना पड़े तब तक उसे अकल नहीं आती। मृत्युंजय की बात पर शोभित उसे देखते हुए बोला, मैंने सुना है कि आपने जबरदस्ती शादी किया। मृत्युंजय शोभित को घूरते हुए बोला, गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो, क्योंकि हम दोनों भले ही एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन समझते हैं दूसरे को। शोभित अपनी एक आईब्रो को पर करके बोला, ऐसा नहीं लगता भाई कि आप महक अवस्थी को पसंद कर रहे हो? डू यू लव हर? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर महक अवस्थी 1% भी नहीं आती। अगर मैं गुस्से में नहीं होता, सो आई डोंट थिंक कि मैं महक अवस्थी से कभी शादी करता। शोभित मृत्युंजय की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इसका मतलब यह है कि सिर्फ अरेंज मैरिज कह सकते हैं आप? इसमें प्यार 1% नहीं है, लेकिन समझते हैं एक दूसरे को। मृत्युंजय शोभित को घूरते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसमें अरेंज मैरिज है, जिसमें पति अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करता है। हैप्पी, अब प्रेजेंटेशन में काम करो। दरवाजे के बगल में खड़ी महक मृत्युंजय की सभी बातें सुन रही थी। उसे अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे अब मृत्युंजय से घिन आ रही थी। वो सोच रहा था कि एक शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्यार की नहीं, सिर्फ जरूरतों की जरूरत होती है। महक अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, मैंने सोचा था कि आप जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे नहीं है, लेकिन मैं गलत हूँ। आप वही घमंडी रही सजादे हैं, जिन्हें अपना फेम, पावर और पैसा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ये सोचते हुए महक की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो अपने आंसू को रोकते हुए कमरे में चली आती है। महक कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली, आपकी कॉफी। मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर हिला देता है, तो महक वहां से जाने लगती है। जिस पर मृत्युंजय महक को रोकते हुए कहता है, सुनो, आज रात हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। कल एक इम्पोर्टेंट गैदरिंग है, जिसके लिए तुम्हारी थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, कैसा गैदरिंग? महक के सवाल पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखता है, जिस पर महक जल्दी से कहती है, मेरे सवाल का कारण सिर्फ ये था कि वो गैदरिंग किस तरीके का होगा, ताकि कपड़े भी उसी तरीके से खरीद सकूं। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, सीरियसली तुम होने वाले गैदरिंग के अनुसार कपड़े पहनना चाहती हो? महक मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। महक मृत्युंजय उसके बाद बोला, मुझे कहना कि नहीं चाहिए, लेकिन साड़ी में कुछ अजीब लगेगा और तुम हमेशा वही पहनती हो। महक मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर बोली, एक मिनट, आपसे किसने कहा कि मैं सिर्फ इंडियन आउटफिट पहनती हूँ? मैं वेस्टर्न ड्रेस भी पहन सकती हूँ। शोभित महक की बात पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, आर यू किडिंग मी? मैं कभी नहीं सोच सकता कि आप वेस्टर्न आउटफिट पहनती हो। महक बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए चली जाती है। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैं बात कर रहा था ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? शोभित बिना किसी भाव के बोला, मेरे ख्याल से आपकी बीवी ने आपकी बातें सुन लिया, क्योंकि उनके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। मृत्युंजय शोभित की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, तो सुनने दो ना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? अगर उसने सुन लिया तो कौन सा वो मुझे पसंद? वो आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन आपके आज के लैंग्वेज के कारण शायद उसके दिल में आपके लिए थोड़ी नफरत पैदा हो गई है। शोभित ने मृत्युंजय की बात को बीच में काटकर कहा। मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत कहा। उसे कुछ होप देने से बेहतर ही है कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बहन जी है, ना वो मुझे ऐसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, लेकिन शोभित व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, वो आपके स्टेटस के मैच नहीं कर सकती, आपके स्टैंडर्ड की नहीं, यही कहना चाहते हो ना? मृत्युंजय शोभित को करते हुए बोला, तुम चुप रहो। शोभित कॉफी का सिम लेते हुए बोला, मेरा मुंह बंद करवा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे इतना तो लग रहा है कि कुछ तुम होने वाला है जो शायद आपको बदल दे, या फिर भाभी को। मृत्युंजय शोभित को घूरते हुए बोला, तुम्हारी दिक्कत क्या क्या तुम मुझे बता सकते हो? शोभित हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मृत्युंजय शोभित पर चिल्लाते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी बकवास कभी नहीं हो सकता। आई हेट लव, और प्लीज प्यार के बारे में मेरे सामने बात मत किया करो। शोभित मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोला, आपके दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किसी मिडिल क्लास लड़की की गलती नहीं थी, आपके दोस्त की गलती थी। शोभित की बात पर मृत्युंजय कॉफी का कप जमीन पर पटक देता है और वहां से निकल अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, आई डोंट नो मैं क्या करूं, जो आप दोनों को पता चले कि आप दोनों का रिश्ता कितना इनवैल्यूएबल है। काश आप दोनों को नजर आता।
इतना सोचते हुए शोभित फिर से प्रेजेंटेशन को देखने लगता है। माहौल काफी अच्छा था और मृत्युंजय स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। महक कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, क्योंकि उसका फोन तो रुद्रा ने तोड़ दिया था। तभी महक के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। महक जाकर दरवाजा खोलती है, तो सामने शोभित खड़ा हुआ था। महक शोभित को देखते हुए बोली, आप यहाँ, कुछ काम था क्या, कुछ खाना है आपको? शोभित एक बैग महक को देते हुए बोला, आज मैंने आपके लिए इसे खरीदा था, लेकिन मार्केट में हुए तमाशे के कारण दे नहीं पाया, मेरी तरफ से शादी का तोहफा। महक बैग की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शोभित थोड़ा सीरियस टोन में बोला, मुझे पता है कि हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम दोनों हो जाए, इसलिए रख लो। महक शोभित की बात पर बैग को ले लेती है और शोभित की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। शोभित अपना सिर हिला देता है और कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, क्या भाई यहाँ पर है? महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, शायद वो स्टडी रूम में है, यहाँ पर नहीं है। शोभित अपनी गर्दन हिलाते हुए स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और महक उस बात को लेकर कमरे में आ जाती है। महक बैग को खोलकर देखती है, तो उसके अंदर 16 श्रृंगार के सामान थे। महक थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इधर शोभित मृत्युंजय के पास जाता है, तो देखता है मृत्युंजय बड़ी सीरियस तरीके से कुछ काम कर रहा था। जिस पर शोभित उसके सामने बैठते हुए कहता है, आपको गुस्सा दिलाया, उसके लिए सॉरी भाई। मृत्युंजय एक नजर शोभित को देखने के बाद बोला, वो तैयार हुई? शोभित अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं वो तैयार नहीं हुई है। मृत्युंजय लैपटॉप बंद करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ आ जाता है, तो देखता है महक सामान को कबर्ड में रख रही थी। मृत्युंजय बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, रेडी हो जाओ। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है और खुद भी अपने लिए कपड़े निकालकर तैयार हो जाती है। मृत्युंजय फ्रेश होकर बाहर आता है, तो देखता है महक तैयार होकर बैठी हुई थी। मृत्युंजय महक के पास आता है और उसके बालों को खोल देता है। महक मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर हैरानी तो उसकी तरफ देखने लगती है, तो मृत्युंजय सिंदूर लाकर महक के मांग में अच्छे से डालते हुए उसके बालों को साइड करता है, फिर डिब्बे को रख देता है। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देख रही थी। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, व्हाट? मृत्युंजय के ऐसा कहने पर महक चेप जाती है और अपने बालों को बनाते हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सिंदूर लगाया था। मृत्युंजय अपने बालों को सेट करते हुए मिरर में महक के अक्ष को देखते हुए बोला, शादीशुदा हो तुम, दिखना चाहिए, मंगलसूत्र और सिंदूर। महक मृत्युंजय के अग्रेसिवपन पर मुंह बनाती है और फिर से अपने बालों की चोटी बना लेती है। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आता है। महक उसके पीछे भागते हुए बोली, सर थोड़ा धीरे चलिए, मुझे दौड़ना नहीं है। मृत्युंजय पलटकर महक को घूरते हुए बोला, तुम इतनी छोटी सी हो और जल्दी चल भी नहीं पाती। मृत्युंजय की इस बात पर महक को रोने का मन कर रहा था। वो छोटा सा मुंह बना मृत्युंजय की तरफ देखती है, जिसकी हाइट 6-2 इंच थी और महक 5-5, जिस कारण मृत्युंजय को महक काफी छोटी लगती थी। महक को चुप देखकर मृत्युंजय थोड़ी तेज आवाज में बोला, बोलोगी कुछ, तुम्हें जल्दी चलना नहीं आता? महक चिढ़कर बोली, मेरी गलती नहीं है जो आप ताड़ के पेड़ की तरह इतने लंबे हो। मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ अपने लिए, और सबसे जरूरी, आप इतना जल्दी जल्दी चल रहे हो। मेरी हाइट में भी अब मेरी ही गलती है, मैं क्या करूँ, ज्यादा लंबी नहीं हूँ तो। मृत्युंजय महक को जवाब देता हुआ देखकर गुस्से से बोला, बचपन में अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली होती, तो हाइट अभी लंबी होती, इतनी पिद्दी नहीं होती। अक्ल तुम्हारे घुटने में है, आपके घुटने में है, मेरे अकल में ही है। बिना मतलब का मुझसे झगड़ा मत करो आप, जो कहना सीधा सीधा कह दो। देख रही हूँ मैं, जब देखो तब नीचा दिखाते रहते हो, महक ने भी गुस्से में कहा। मृत्युंजय महक के बाह को मजबूती से पकड़कर बोला, हाउ डरे यू, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ, जो तुम मुझे अकल से अंधा कह रही हो? अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर महक को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होता है और वो रोते हुए कहती है, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो, हमेशा मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ फिर भी आप मुझे हट करते हो। क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी क्या गलती है? बस इतना ही कि मुझे आप पसंद आ रहे थे, लेकिन नहीं, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। अब अगर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, फिर भी आप मुझसे लड़ रहे हो। मृत्युंजय महक के आंसू देखता है, तो उसे छोड़ देता है। उसे अपने दिल में एक टीस उठती हुई महसूस हो रही थी। मृत्युंजय रुमाल निकालकर महक के आंसू को साफ करते हुए बोला, रोना बंद करो यार, सॉरी। महक सुबकते हुए बोली,
आपका सही है, पहले चोट पहुंचाते हो, उसके बाद एक छोटे से सॉरी कह देते हो। मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, अब क्या भरतनाट्यम करूं, तब जाकर मानोगी, अब रोना बंद करो। महक के गाल और नाक लाल हो गए थे। वो काफी क्यूट लग रही थी, और ऊपर से उसकी वो कत्थई भूरी आंखें उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। मृत्युंजय थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। महक नाक साफ करते हुए बोली, मैंने कब कहा, मैंने कहा कि पसंद करने लगी थी, बट नहीं करती। आप जैसे राक्षस को कौन पसंद करेगा, गंदे आदमी। इतना कहकर महक रुमाल उसके हाथ में रख देती है और वहां से नीचे की तरफ चली आती है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत, फिर उसकी नजर रुमाल पर जाती है और वो उसे फेंकते हुए कहता है, छी, कितनी बेवकूफ है ये। इतना कहकर मृत्युंजय एक गहरी सांस लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है। तो देखता है, वहां पर शिवांश महक के साथ बैठा बातें कर रहा था। मृत्युंजय अब जाकर शिवांश को ठीक से देखता है और उसके सामने आ उसे घूरते हुए कहता है, तुम कौन हो और मेरी बीवी की गोद में क्या कर रहे हो। शिवांश मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो अंकल, मेरा नाम शिवांश रॉय कपूर है और मैं आपका पड़ोसी हूँ। घूमने आया हूँ और अभी महक आंटी के साथ बैठा हूँ। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे दिख रहा है कि तुम मेरी बीवी के गोद में बैठे हो और मेरे घर में घूमने आए हो, लेकिन क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता रात के वक्त अपने घर में रहा करते हैं, दूसरों के घर में नहीं। शिवांश मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मेरे मम्मी पापा बाहर काम के सिलसिले में गए हैं और उन लोगों ने कहा कि वो लोग कल सुबह आएंगे, मुझे अकेले डर लगता है अंकल, इसीलिए मैं महक आंटी के पास आ गया। मृत्युंजय शिवांश को घूरते हुए बोला, तुम्हारे घर वाले बाहर गए हैं, उससे हमारा क्या लेना देना बच्चे, यहाँ मैं अपनी बीवी के साथ घूमने आया हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप शिव को डांट क्यों रहे हो, वो हमारे साथ रहेगा, पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी है कहने से क्या मतलब, अब क्या सब लोगों का ठेका ले रखा है हम लोगों ने। और मैं इसे डांट नहीं रहा था, बस कह रहा था, मृत्युंजय ने इस बार महक को घूरते हुए कहा। महक शिवांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, शिव चलो हम दोनों कमरे में खेलते हैं। मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से से बोला, महक हम दोनों बाहर जा रहे हैं और तुम कमरे में जाने की बात कर रही हो, वो भी इस लड़के के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तुम कुछ भी अपनी मर्जी से करोगी। शिवांश महक के कपड़े को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भर लेता है, क्योंकि वो डर से कांप रहा था। महक शिवांश के पीठ को थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ शिव, तुम्हारे अंकल गुस्सेल हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर शिवांश से बोला, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। शिवांश डरी हुई नजरों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय उसके पास आ घुटनों के बल जमीन पर बैठ शिवांश से कहता है, मैंने पूछा तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, और तुम कहाँ से हो। शिवांश मृत्युंजय की बात का जवाब देते हुए बोला, मैं दिल्ली से हूँ अंकल और मेरे मम्मी पापा बिजनेस के चलते बाहर गए हुए हैं। अभी समर वेकेशन चल रहा है, इसीलिए वो लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन मेरे साथ कहीं नहीं गए, इसलिए मैं महक आंटी के पास चला आया। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, इसे भी लेकर चलो अपने साथ। महक मृत्युंजय की बात पर खुश होते हुए बोली, थैंक यू। फिर शिवांश को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए बोली, शिव हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी कैंडीज खरीदूंगी। मृत्युंजय खुद से बोला, नॉट बैड मृत्युंजय सारंग, एक लड़के के आ जाने से तुम्हारी बीवी तुम्हें इग्नोर कर रही है, अगर हमारे बच्चे हुए तब भी ये ऐसे ही करेगी। शोभित ऊपर के फ्लोर पर रेलिंग से टिके मृत्युंजय से बोला, हो सकता है कि आपको अपने पास भी ना आने दे भाई, इसीलिए जरा नजर रखिए भाभी पर, लड़का बहुत तेज है। मृत्युंजय घूरकर शोभित की तरफ देखता है और अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आ जाता है। शोभित उन दोनों को ज्यादा हुआ देखकर मुस्कुराता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय बाहर आता है तो देखता है, महक पैसेंजर सीट पर शिवांश को अपनी गोद में लिए बैठी उससे बातें कर रही थी और शिवांश काफी प्यार से उसे जवाब दे रहा था। जिसे देख मृत्युंजय खुद से बोला, सही कह रहा है शोभित, बहुत तेज है ये लड़का, इसे दूर रखना पड़ेगा मेरी बीवी से। इतना सोचते हुए मृत्युंजय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसकी गाड़ी पुराने मनाली मार्केट की तरफ चली जाती है। पुरानी मनाली मार्केट। महक शिवांश के हाथ को पकड़े वहां पर जितने भी स्टोर थे सभी में जाकर सामान देख रही थी। उसके हाथ में उसका बैग था जिसमें उसने कुछ कैश पकड़ रखे थे। मृत्युंजय अपने फोन में लगा हुआ था, तभी महक शिवांश के लिए एक स्कार्फ खरीदती है और उसे पहनाते हुए कहती है, शिव देखो ये तुम्हारे लिए कितना प्यारा लग रहा है।
शिवांश महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आंटी बहुत प्यारा है। मृत्युंजय उन दोनों की बातों पर उनकी तरफ देखता है और बुरी तरीके से शिवांश को घूरते हुए कहता है, ये लड़का मेरी बीवी से सारा प्यार छीन रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए मृत्युंजय महक के पास आ जाता है और शिवांश को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, शिव चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। शिवांश मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन अंकल यहाँ पर ठंड है ना, तो स्ट्रीट फूड ज्यादा अच्छा लगता है, आप बहुत बोरिंग हो। मृत्युंजय अपने दांत पीस लेता है, तो महक शिवांश के दूसरे हाथ को पकड़कर कहती है, शिव चलो आंटी तुम्हें यहाँ का कोई स्ट्रीट फूड खिलाती है, यहाँ पर बैम्बू भेलपुरी बहुत अच्छा मिलता है। शिवांश महक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, आप बहुत अच्छी हो चलो। मृत्युंजय एक बार फिर खुद को इग्नोर होता हुआ देख महक और शिवांश को बुरी तरीके से घूरने लगता है। वो लोग एक बैम्बू भेलपुरी वाले के पास आते हैं और महक उसे 2 प्लेट देने के लिए कहती है, जिस पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं खा सकता? मृत्युंजय की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बाहर किसी से नहीं खाते ना, इसलिए मुझे लगा कि आप नहीं खाओगे और शायद आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े तीखे होंगे। मृत्युंजय महक के हाथ से भेलपुरी ले लेता है और खाते हुए कहता है, मैं तीखा खा सकता हूँ। मृत्युंजय 3-4 बाइट लेने के बाद दुकान वाले से बोला, पानी है क्या? दुकान वाला उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, तो मृत्युंजय तीखेपन के कारण उसे ही पी जाता है, लेकिन उसे वो बहुत अजीब लगता है। मृत्युंजय उस ड्रिंक को पूरा खत्म करने के बाद दुकानदार से बोला, मैंने पानी मांगा था, ये क्या था, लेकिन जलन नहीं हो रही। दुकान वाला मृत्युंजय की बात पर बोला, इसको झोल कहते हैं सर। महक उस दुकान वाले की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आपने इन्हें अल्कोहल पिला दिया, आपका दिमाग खराब है क्या अंकल? मृत्युंजय अजीब नजरों से महक को देखते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा दारू पी। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, सर ये अल्कोहल ही था, मुझे नहीं पता था कि ये अंकल आपको अल्कोहल दे रहे हैं, यहाँ पर अल्कोहल का नाम है झोल। मृत्युंजय ग्लास दुकानदार को देते हुए बोला, अच्छा था। दुकानदार मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा देता है। महक उसे पैसे देती है और शिवांश के साथ दूसरी तरफ चली आती है। मृत्युंजय महक के पीछे आते हुए बोला, क्या हो गया, तुम नाराज हो गई क्या? महक मृत्युंजय की बात पर बिना उसकी तरफ देखे बोली, आप पब्लिक प्लेस पर शराब पी रहे हो, आप अभी ड्राइविंग करने वाले हो, और उस दुकानदार को डांटने के बजाय आपने कहा कि वो ड्रिंक अच्छी थी। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम मुझसे शिकायत कर रही हो, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, और सबसे जरूरी बात मेरी ड्रिंक स्टेमिना बहुत है, मैं 4 बोतल पीकर भी नॉर्मल रहता हूँ, और वो तो सिर्फ रास्ते में बिकने वाली शराब थी। शिवांश भेलपुरी खाते हुए मृत्युंजय से बोला, अंकल ड्रिंक करना बुरी बात होती है, नहीं करनी चाहिए, इससे आदमी जल्दी मरता है। मृत्युंजय शिवांश को घूरते हुए बोला, फ्री की एडवाइस मत दो बच्चे, और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, मेरी बीवी से चिपके पड़े हो कब से देख रहा हूँ मैंने सोचा था कि मैं उसे घुमाने लेकर आऊंगा और हम दोनों एडवेंचर करने जाएंगे, लेकिन तुम कबाब में हड्डी बन गए। शिवांश मासूम नजरों से मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोला, आंटी देखो ना अंकल क्या कह रहे हैं, मुझे कबाब में हड्डी कह रहे हैं, मैंने क्या किया? मृत्युंजय शिवांश को अपनी तरफ करते हुए बोला, मेरी बीवी से क्या खुसुर फुसुर कर रहा है चूजे, मुझसे बोलना तुझे क्या कहना है। शिवांश मृत्युंजय के मुंह में भेलपुरी डाल देता है, तो मृत्युंजय फिर से जलन में चिल्लाने लगता है। महक बैग से बोतल निकालकर मृत्युंजय को देते हुए बोली, इतना भी तीखा नहीं है जितना आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मृत्युंजय पानी पीने के बाद शिवांश और महक को घूरते हुए बोला, तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ। महक मृत्युंजय की बातों को इग्नोर कर शिवांश की तरफ देखता है, जो कि शातिर मुस्कान के साथ मृत्युंजय को देख रहा था। महक शिवांश के साथ एक शॉप पर आ जाती है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट से वहां पर बने खूबसूरत कपड़े महक खरीदने लगती है। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, तुम इतने सारे कपड़े क्यों खरीद रही हो? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, अब हम यहाँ पर घूमने आए हैं तो घर वालों के लिए तो कुछ लेकर जाना बनता है ना, और आसाम आपकी दादी दादा से मिलने जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी तो कोई तोहफा होना चाहिए ना, बस इसीलिए। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, और मेरे लिए? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके क्वालिफिकेशंस काफी ज्यादा है और मैं उनमें नहीं उतर सकती, 1% भी नहीं, इसलिए मुझे आपकी पसंद नहीं पता, आपको खुद खरीदना चाहिए अपना सामान। मृत्युंजय महक की बात पर उसकी तरफ देखने लगता है। उसे याद आता है कि आज शोभित से उसने भी यही कहा था,
कि महक उसकी क्वालिफिकेशंस में 1% भी नहीं उतरती, शायद महक उसे वही सुना रही थी। मृत्युंजय महक की बात का कोई जवाब नहीं देता। महक 2-3 बैग अपने हाथ में उठा लेती है, तो शिवांश महक की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी एक बैग मुझे दे दो, आप इतना सारा कैसे उठाओगी? पीछे से आवाज आती है, अरे हमारे रहते हुए इस खूबसूरत हसीना को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिर इनके दीदार के लिए मैं इतने जल्दी यहाँ पर आ गया। मृत्युंजय और महक पलट कर देखते हैं, तो रुद्रा अपने साथियों और चाली के साथ बड़े एटीट्यूड में लॉन्ग ब्राउन और जैकेट मारे खड़ा हुआ था। मृत्युंजय और महक रुद्रा को देख रहे थे। शिवांश कसकर महक को पकड़ लेता है, जिस पर महक उसे शांत करवाती है। रुद्रा मृत्युंजय के सामने आकर बोला, कहा था तुमसे, जेल से वापस आते ही तुमसे हिसाब पूरा करूंगा, बताओ कैसे करना चाहते हो? महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोली, चलिए यहाँ से, इन गुंडों के मुंह नहीं लगना है हम लोगों को। रुद्रा तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे जाने मन, तुम तो मुंह लग चुकी हो और थप्पड़ के साथ अपने हाथों का स्पर्श भी दे चुकी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ और भी तुम्हें मुझे देकर मेरे दौड़ रहे खून को शांत कर देना चाहिए? मृत्युंजय महक के सामने आकर रुद्रा को घूरते हुए बोला, दूर होकर बात करो। चाली अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही इस छमिया का साथ नहीं दे रहे हो, तेरी माल है क्या? मृत्युंजय गुस्से से चाली को घूरते हुए बोला, शी इज माई वाइफी, ब्लडी बास्टर्ड, सो माइंड योर लैंग्वेज। रुद्रा अब जाकर महक के बालों पर गौर करता है और मृत्युंजय को अब नफरत से देखने लगता है, फिर तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, वाइफी से विडो बना देता हूँ तेरा। महक गुस्से में रुद्रा को घूरते हुए बोली, तमीज से बात करो और दूर रहो हम लोगों से। बात करना तो मुझे पसंद है नहीं, मैं सीधा हाथ चलाना ज्यादा पसंद करता हूँ, रुद्रा ने महक को देखते हुए कहा। मृत्युंजय अपना फोन धीरे से महक को दे देता है और शिवांश को इशारा करता है, जिस पर शिवांश जोर जोर से रोने लगता है। शिवांश के रोने पर रुद्रा उसे घूरते हुए कहता है, चुप हो जा नहीं तो एक गोली और तेरी बोलती बंद, साला यहाँ इतना जरूरी डिस्कशन हो रहा है और तेरी सुसु निकल रही है, चुप। शिवांश रुद्रा की बात पर और जोर जोर से रोने लगता है कि पुलिस वैन का सायरन बजने लगता है। रुद्रा महक की तरफ देखते हुए बोला, अरे जाने मन, मैं तुम्हें महल में रखना चाहता हूँ और तुम हो कि हमेशा मुझे ससुराल भेजने की फिराक में लगी होती हो। मृत्युंजय अपने कमर पर छुपाए गन को निकालकर रुद्रा पर पॉइंट करता है। महक मृत्युंजय के हाथ में गन देखकर घबरा जाती है, क्योंकि सुबह उसे लगा था मृत्युंजय ने बॉडीगार्ड का गन इस्तेमाल किया था। रुद्रा गन देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये तो अनफेयर गेम हो गया भाई, मैं यहाँ मुंह चला रहा हूँ और तुम गन चलाना चाहते हो। मृत्युंजय रुद्रा को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो ना, अगर उन लोगों को अपनी निसंतान नहीं करना चाहते तो इज्जत के साथ यहाँ से चले जाओ वरना। रुद्रा अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो तुम, मतलब मजबूत पार्टी हो, लड़ने में मजा आएगा। मृत्युंजय रुद्रा की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, कौशिक लिमिटेड जैसे 25 कंपनियां मैं यूं खरीद सकता हूं, क्योंकि मैं मृत्युंजय सारंग हूं, अब निकलो यहाँ से, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद मुझे। रुद्रा महक को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, तुम्हारी बीवी जैसे कोई तुम्हारी साली है क्या? चाहिए थी मुझे, बड़ी खूबसूरत है। महक रुद्रा को घूर कर देखती है। मृत्युंजय रुद्रा के कनपटी पर गन रखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी सच में प्यार ही नहीं है। रुद्रा मृत्युंजय के गन को दूर करते हुए बोला, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद आई, पहली नजर में कोई रुद्रा कौशिक के दिल में उतर सकता है, सोचा नहीं था क्यों चाली। चाली रुद्रा की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैंने भी नहीं सोचा था भाई, आपको ये छमिया पसंद आ जाएगी, वैसे दिखने में काफी अच्छी है। रुद्रा घूरकर चाली की तरफ देखता है, तो चाली अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी भैया, अब क्या कर सकते हैं, इज्जत देने नहीं आती ना, वैसे इससे पहले कि ससुर आकर हमें ससुराल ले चले, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और ये लोग कहाँ जाने वाले हैं, इनसे मुलाकात तो होती ही रहेगी। रुद्रा चाली की बात पर बोला, मुझे इस मृत्युंजय सारंग के बारे में जानना है। चाली मृत्युंजय की तरफ एक नजर देखकर वहां से चला जाता है। मृत्युंजय रुद्रा को धक्का देता है, तो रुद्रा साइड से हट जाता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, जाने मन, बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुमसे, करीब से। इतना कहकर रुद्रा अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। महक फोन में चल रहे सायरन को बंद करती है और एक राहत की सांस लेती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए कहता है, घर चलो, हो गई तुम्हारी शॉपिंग। शिवांश मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, अंकल वो बुरे अंकल वापस तो नहीं आएंगे ना?
मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, अब उससे निपटने के लिए मुझे उसके बाप से निपटना होगा। इतना कहकर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से शिवांश के हाथ को पकड़ अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाता है। वो लोग पहले रेस्टोरेंट जाते हैं क्योंकि डिनर का वक्त हो गया था। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आपके पास गन कहाँ से आई? मृत्युंजय महक के सवाल पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुमने कभी रियल गन नहीं देखी? महक अपना सिर झुका लेती है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, मतलब तुमने सच में रियल गन नहीं देखी? शिवांश मृत्युंजय की बात पर बोला, मैंने देखी है अंकल, मेरे पापा के पास है, मेरी मॉम के पास भी है। मृत्युंजय शिवांश के सिर को थपथपा देता है। वही महक उन दोनों को खुद का मजाक उड़ाता हुआ देखकर बोली, मेरा पाला कभी गुंडे बदमाशों से नहीं पड़ा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि गन नहीं देखना कोई बहुत बड़ी बात है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, शायद मेरे साथ रहकर तुम्हें मर्डर देखने को भी मिल जाए, मैं वो भी कर सकता हूँ बड़ी फुर्सत के साथ। महक अपनी आंखें बड़ी करके बोली, इसका मतलब? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैंने 2-3 लोगों को मार लिया है, इसलिए मुझसे कुछ बात करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्या पता मेरे पास जो गन है उसका अगला निशाना तुम हो। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आप इस तरह से मुझे डरा नहीं सकते, और सबसे जरूरी बात, अगर आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी करते हो तो आप जेल जाओगे। मृत्युंजय महक की बात पर बस मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुरा देता है। महक उसे इग्नोर करते हुए शिवांश को खाना खिलाने लगती है और खुद भी खाने लगती है। मृत्युंजय की तरफ देखते हुए खुद को खिलाने का इशारा करता है, जिस पर महक मुंह बनाते हुए कहती है, आपके पास हाथ है ना, खुद खाए। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो क्या इस चूहे के पास नहीं है हाथ? वो खुद भी तो खा सकता है, तुम क्यों खिला रही हो? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, अब आप एक बच्चे से खुद को कंपेयर करोगे तो वो बच्चा मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा तो मैं जाहिर सी बात है शिकायत करूंगा, मृत्युंजय ने मुंह बनाते हुए कहा। महक कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हो और कैसे समझूं मैं आपको? पल भर में कुछ और पल भर में कुछ और, आप जैसे हो वैसे ही रहो। मृत्युंजय महक की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं कभी किसी के लिए नहीं बदलता और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी के लिए बदलो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो और मैं कभी किसी के लिए नहीं बदलूंगा। महक कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, लेकिन जो बदलाव जिंदगी के लिए अच्छे होते हैं उन्हें अपनाना चाहिए। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, इसका मतलब तुम खुद की जिंदगी बदलना चाहती हो? महक उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें मेरी दी हुई जिंदगी अच्छी लग रही है, इसीलिए तुम उस जिंदगी को अपनाना चाहती हो? महक मृत्युंजय की बातों को इग्नोर करते हुए शिवांश से बोली, तुम्हारा खाना हो गया शिव, चलो मैं तुम्हें हाथ धुला देती हूँ। मृत्युंजय महक की बात पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, खाना जब तुमने इस चूहे को खुद खिलाया है तो इसका हाथ तुम क्यों धुला रही हो? महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आपकी बकवास भरी बातों के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर महक वाश बेसन की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय हैरानी से खुद से बोला, उसे लगता है कि मैं बकवास करता हूँ। फिर शिवांश की तरफ देखते हुए, तुम्हें भी लगता है कि मैं बकवास करता हूँ शिव? शिवांश कुछ देर सोचने के बाद बोला, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा, आप अजीब बातें करते हो अंकल, इसलिए अकल से बात कीजिए। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, अपनी उस चुड़ैल आंटी के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अच्छे लोगों की संगति में रहा करो। शिवांश मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए डेजर्ट को खाने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। मृत्युंजय का घर। महक शिवांश को गोदी में उठाकर अंदर लाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसके पीछे आते हुए कहता है, उसे अपने घर जाने दो ना, तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? महक पलटकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, शायद आपने शिव की बात नहीं सुनी, उसने कहा कि उसके मॉम डैड कल आने वाले हैं, बच्चा रात में डर जाएगा तो इसीलिए आज वो मेरे साथ सोएगा, आप अपना बंदोबस्त देख लीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, महक अब तुम हद पार कर रही हो, मैं तुम्हारी हर बात को एक्सेप्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। महक मृत्युंजय की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, आप अपने कमरे में सो जाए, यहाँ पर और भी कमरे हैं, मैं शिवांश के साथ वहाँ सो जाऊंगी। मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। महक कमरे की तरफ जाते हुए बोली, प्यार नहीं हूँ आपका, जरूरत हूँ तो मेरी भी कुछ इच्छाएं होती है, इसलिए मैं हर वक्त आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकती।
इतना कहकर महक एक कमरे के अंदर चली जाती है। मृत्युंजय जाती हुई महक को बुरी तरीके से घूरने लगता है और गुस्से में कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित अपने कमरे के कॉरिडोर की रेलिंग पर टेक लगाए खड़ा उन लोगों को देख रहा था। शोभित तक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, इन लोगों को मिलाने के लिए अब घर जाकर कुछ करना होगा। इतना सोचते हुए शोभित अपने कमरे की तरफ फिर से चला जाता है। मुंबई, ओम क्लब। विकल्प, विप्लव और रिया क्लब आए हुए थे। विप्लव वहां आते ही सीधा बार काउंटर पर चला जाता है, जिसे देख रिया मुस्कुरा देती है। विकल्प रिया की तरफ देखते हुए बोला, कब तक इस इडियट के साथ अपनी भी लाइफ को बर्बाद करने का इरादा है। रिया विकल्प की बात पर एक नजर विप्लव को देख मुस्कुराते हुए बोली, आखिरी सांस तक और बर्बादी तक। विकल्प रिया की बात पर अपने एक आईब्रो ऊपर करके बोला, यू लाइक हर। रिया विकल्प की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, नो, आई लव हर जस्ट लाइक अ फ्रेंड। विकल्प रिया की बात पर उसे देखने लगता है कि विप्लव चिल्लाते हुए कहता है, रिया इधर आओ। रिया विप्लव के पास आकर खड़ी हो जाती है, तो विप्लव उसे एक शॉट ऑफर करते हुए कहता है, हमारी दोस्ती का नाम। रिया मुस्कुराते हुए उसके हाथ से ड्रिंक लेती है और एक ही सिप में पूरा खाली कर देती है। विप्लव उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, वेरी गुड। विकल्प उन दोनों की तरफ देखते हुए ड्रिंक करने लगता है कि विप्लव विकल्प के साथ चेयर्स करते हुए कहता है, ब्रो चलो डांस एंजॉय करते हैं। विकल्प अपना हाथ दिखाते हुए बोला, सॉरी लेकिन मैं नहीं चल सकता, मुझे यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करना है। तुम जाओ, रिया के साथ एंजॉय करो। रिया विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, चलो ना, मजा आएगा। विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, अरे छोड़ो यार, उनकी उम्र हो गई है, हम एंजॉय करते हैं। विकल्प घूरकर विप्लव की तरफ देखता है और रिया विप्लव को देखकर मुस्कुराते हुए उसके साथ चली आती है। डांस फ्लोर पर सॉन्ग प्ले हो रहा था। विप्लव रिया को अपने पास खींच दोनों गाते हुए गाने लगते हैं। रिया विप्लव के आसपास घूमते हुए बोल रही थी, ना कोई लकीरें ना दयारे इश्क में हद होती नहीं, इतना बेहद होता है कि ये फितूरी घटती नहीं। ना कोई लकीरें ना दयारे इश्क में हद होती नहीं, इतना बेहद होता है कि ये फितूरी घटती नहीं। रिया विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोली, हो जाना है एक बार तेरी रूह के पार, में तो रह के किनारे पे थक गया। विप्लव रिया की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, हो तेरा चढ़ेया खुमार, तेरे बिन मेरे यार इस जग में नहीं कुछ रखया। बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही जब रूहदरियां तुमसे ही है। बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही जब रूहदरियां तुमसे ही है। रिया विप्लव की तरफ देखकर हंसने लगती है, तो विप्लव उसके हाथ को पकड़कर राउंड राउंड घुमाते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। रिया विप्लव की आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोली, मदहोशियां है मदहोशियां इन निगाहों में तेरी है, मदहोशियां डूब जानिया ऐसे डूब जानिया फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। मदहोशियां है मदहोशियां इन निगाहों में तेरी है, मदहोशियां डूब जानिया ऐसे डूब जानिया फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। विप्लव रिया के पीछे खड़े हो उसे अपने करीब खींचकर उसके गोल गोल घूमते हुए बोला, हो कैसी लगन है यार लगी जो इस बार राती दिन बस नाम तेरा रेटिया। रिया विप्लव के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ करते हुए बोली, हो तेरा चढ़ेया खुमार, तेरे बिन मेरे यार इस जग में नहीं कुछ रखया। विप्लव रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही जब रूहदरियां तुमसे ही है। बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही जब रूहदरियां तुमसे ही है। रिया विकल्प के पास जाकर उसे भी डांस फ्लोर पर खींच लेती है। विकल्प भी उन दोनों के साथ डांस करने लगता है। मदहोशियां है मदहोशियां इन निगाहों में तेरी है, मदहोशियां डूब जानिया ऐसे डूब जानिया फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। विकल्प विप्लव और रिया तीनों उछलते हुए गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। मदहोशियां है मदहोशियां इन निगाहों में तेरी है, मदहोशियां डूब जानिया ऐसे डूब जानिया फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। रिया खड़ी हो जाती है और विप्लव को देखने लगती है, जो कि दुनिया जहां से बेखबर बस खुशी से मुस्कुराते हुए डांस कर रहा था। विकल्प रिया की आंखों में देख रहा था, जिसमें विप्लव के लिए बेशुमार प्यार था। बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही हम। सॉन्ग खत्म होने के बाद तीनों फिर से बार काउंटर के पास आ जाते हैं। विप्लव विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो आप रिया के साथ रुको, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। रिया मुस्कुराते हुए नहीं में अपना सिर हिला देती है और विप्लव बाथरूम की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद विकल्प रिया से कहता है, तुम असम गई थी ना, कैसा गया तुम्हारा शो। क्या कैसा गया, सारी मॉडल्स कैटवॉक कर रही थी और उन्हें होस्ट करते हुए कुछ फोटोज खींच रही थी, रिया ने जवाब दिया।
विकल्प रिया की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, विप्लव के साथ बस इधर उधर होना है या कोई बॉयफ्रेंड भी बनाना है? रिया वोडका की शॉट लेते हुए बोली, मैं उड़ने के लिए बनी हुई किसी के शिकंजे में फंसने के लिए नहीं, इसलिए मुझे बीएफ के चोंचले में नहीं फंसना। और तुम्हारा भाई काम है क्या? बीएफ से भी ज्यादा नखरे है इसके, और पॉसेसिव तो इतना की पूछो ही नहीं। विकल्प रिया की बात पर बोला, तो इस बार तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो? रिया कुछ सोचते हुए बोली, अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, अब मास्टर्स करना है या फिर ब्लॉगर बन जाऊंगी, टूरिस्ट गाइड अच्छा है ना? विकल्प रिया की बात पर बोला, तुम स्पोर्ट्स ज्वाइन क्यों नहीं करती हो, उसमें तुम्हें ज्यादा अचीवमेंट मिलेंगे। रिया विकल्प की बात पर हंसने लगती है, जिस पर विकल्प उसे कन्फ्यूजन भरी नजरों से देखने लगता है। तभी उन लोगों को झगड़े की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों उस तरफ देखते हैं, तो एक लड़के ने विप्लव का कॉलर पकड़ रखा था और उस पर चिल्ला रहा था। रिया की आंखें छोटी हो जाती है। विकल्प जल्दी से उस तरफ जाकर उस लड़के को ही विप्लव से दूर करने लगता है। तभी कांच टूटने की आवाज आती है और अगले ही पल जिस लड़के ने विप्लव को पकड़ा था, वो अपना सिर पकड़कर बैठा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। क्या शोभित महक और मृत्युंजय को ला पाएगा करीब? रुद्रा क्या करने वाला है? क्या मृत्युंजय जाएगा रुद्रा के घर? किसने मारा उस लड़के के सिर पर बोतल और विप्लव पर आए इल्जाम पर कैसे करेंगे वो सभी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताना मत भूलना चैप्टर कैसा लगा।